हेलो दोस्तों, ये है मेरे पास सीटेट पेपर 2 का सीडीपी 2024 में जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था सीडीपी का। ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें 30 क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा वो भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 सीटेट पेपर 2 जुलाई का। ठीक है, पहला प्रश्न ये है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, जो ऑप्शन है उसको पढ़िए, तो हो सकता है एक तरह का ट्राई कीजिए कि आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए, क्या उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन क्या, मासूम और आश्रित। प्रगतिशील शिक्षा का है मतलब जहाँ सामाजिक कौशल पर जोर दिया जाता है, मतलब एक ऐसा कक्षा जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें, हर तरह की चीज़ें, सामाजिक शिक्षा वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, मासूम या आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जहाँ केवल आता है आप समझ लीजिए वो आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है, वो ऑप्शन गलत होगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला या कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। 1 नंबर 2 और 3 ये तो ऑटोमेटिक कट ही गया, मासूम तो देखते नहीं, और ना ही केवल वाला जो है वो भी कट गया, और कमज़ोर और सुरक्षा ये भी कट गया। तो बचा क्या, एक ही, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब। ऑप्शन देखिए, जब यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, या फिर तो यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ऑप्शन नंबर 3, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित, ये भी गलत, और तुलनात्मक वाला भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा एक ही, ऑप्शन नंबर 2, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्वेश्चन समझिए, मतलब अच्छा फीडबैक कब होता है। ठीक है, स्टूडेंट के बारे में अच्छा फीडबैक कब होता है, जब क्लास के बीच में हो, क्लास के बाद हो, क्लास के दौरान हो। तो वो सारी चीज़ें जो है, ये सीखने की जो गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, ये अच्छा फीडबैक होता है। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक। ठीक है, इंग्लिश का जो वर्ड है उससे भी आप सहयोग ले सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभिकथन क्या है, किशोरावस्था के दौरान यानी कि 11 से 18 साल के बीच वाला के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। कारण क्या है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। नहीं, जेंडर तो जैविक रूप से निर्धारित होती है, बचपन से पैदा होता है, ये लड़का है लड़की है, लेकिन जेंडर की क्या भूमिका होनी चाहिए, है ना, महिला क्या करेगी, लड़का क्या करेगा, ये जैविक रूप से नहीं होता। ये तो समाज करता है, संस्कृति करता है ना डिसाइड कि कौन क्या करेगा। तो ये आपका ऑप्शन आर जो है गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ए सही लेकिन आर गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत मतलब गाना की क्षमता रखती है, मतलब सिंगिंग की क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक है। निपुण गायक मैंने बताया था, एक होता है निपुण और होता है प्रदर्शन लक्ष्य, एक होता है निपुण। ठीक है, निपुण मतलब खुद के लिए, खुद के कौशल को बढ़ाने के लिए निपुण गायक है, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंत क्रिया का परिणाम है। तो आनुवंशिकता, ये जो है आनुवंशिकता और वातावरण, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कि माँ बाप सिंगिंग करते हैं तो उनकी मतलब ये वंशज जीन के द्वारा जो है ट्रांसफ़र होती है, कि भाई माँ बाप के कुछ लक्षण जो है बच्चे के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, और एक टाइप का वातावरण भी साथ देता है, पर्यावरण। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण, वातावरण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ देखिए क्या बात हो रही है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब बच्चे तो सीखते ही है, लेकिन कुछ स्टेज ऐसा भी होता है जिसमें वो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक। ठीक है, पर्यावरण के जो कारक होते हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं बच्चों के सीखने में, खास करके सामान्य रूप से। तो ये ऑप्शन आपका 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, केवल ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। मैं कई बार बता चुका हूँ, केवल वाला ऑप्शन गलत ही होता है अक्सर। ठीक है, केवल ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये तो कट ही गया है ना। ऑप्शन नंबर 2 या 3, तो इसका सही हो जाएगा 3, यानी कि ऐसे सवाल देने चाहिए इसमें निष्कर्ष होती है और व्याख्याएं, मतलब तफसीर होती है, वजाहत, डिटेल्स पूरा लिखा होता है ना। तो ये सब पढ़ने से क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन में विकसित होगा, बच्चा ज़्यादा ग्रो करेगा, उसका जो दिमाग होगा ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा जानकारी की वो जो है प्राप्त करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका ब्रेन तेज़ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ। मतलब एक शिक्षिका जो है अनुभव प्रदान करना चाहती है। कैसा अनुभव, देखिए, जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो और छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो ये शिक्षिका किस प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रस्तुत करना चाह रही है, प्रदान करना चाहती है कि उसके बच्चे थोड़े यूनिक टाइप का हो, उसके बच्चे आलसी ना हो, अच्छा प्रदर्शन दिखाए, अच्छे काम करे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का 3 हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, यहाँ देखिए पर्यावरण की बात है ना, जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति की बात हो रही, तो प्रकृति बुद्धिमत्ता, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 7 का ऑप्शन नंबर 3। अब 8 का देखते हैं, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा नहीं, आंतरिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 या 2 इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, स्थिर नहीं, वृद्धिशील। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत मैंने बताया था, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, इन सबको ज़्यादा महत्व देते हैं, को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान क्या होता है, एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्पना यानी कि टास्क को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। मतलब रमा किस तरीके से उसके टास्क के पूरा करने में उस छात्र की मदद कर सकती है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और
प्रतिपुष्टि प्रदान करे। यह आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पहले पढ़िए कि क्या क्या ऑप्शन है और क्या लग रहा है, किसमें पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है, कौन सा ऑप्शन बेटर चूज मतलब बेटर लग रहा है देखने में, है ना। आप उसको सेलेक्ट कीजिए, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और समूही गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। गलत, बिल्कुल गलत है। तो ए सही और आर आपका गलत हो जाएगा। संलग्नता मतलब एक प्रकार की रुचि, जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध में जो परिवर्तन होती है और स्थिरता होती है, किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भावनात्मक विकास। भावना के जरिए से व्यक्तित्व और सामाजिक जो संबंधन होते हैं, इसमें एक तरह का बदलाव भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित और मानकीकृत। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि इसमें जो है सुविचारित भी शामिल है, अनुकूलित भी शामिल है और विभेदित भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कारण अभिकथन क्या है? स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। नहीं भाई, अगर आप सिर्फ नंबर के पीछे पड़े रहोगे कि स्कूल देखेगा कि हाँ कितना बच्चा कौन सा नंबर ला रहा है ना, तो ये कार्य गलत है ना। उसके बाद क्या है, कारण क्या? सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। नहीं, ये भी गलत है। ये क्या मतलब है कि स्थिर और मतलब सीखना जो है ये एक ही क्रम और स्तर पर होता है। नहीं, कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ए और आर ये दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा विचार को आकार नहीं देती, ऑप्शन गलत है। विचार भाषा को आकार देती है, गलत। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? मतलब कौन मैचिंग, यहाँ जो सेंटेंस है इसका जो अर्थ लिखा हुआ है इसमें से कौन सा सही मैच हो रहा है? 15 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन, अर्थ साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ठीक है। यह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चा देख नहीं पाता है। ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान, प्रति लेखन या मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। किताब कैसे पढ़ेगी? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि कोहलबर्ग जो है बच्चों को दुविधा में डालता था, ठीक है। एक तरफ आपके भाई डूब रहे, एक तरफ आपके कोई गरीबी रिश्तेदार या दोस्त डूब रहे, आप किसको बचाओगे? इस तरह की दुविधा में डाल देते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बच्चे के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर ले जाता है? तो ये डिस्कवरी की ओर ले जाता है, खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है रचनावादी शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। बिल्कुल सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य कैसे होते हैं? डायलेक्सिया मतलब एक छात्र, ऐसा छात्र जिसके अंदर बुद्धि होने के बाद भी
सही से नहीं पढ़ पाता, दूसरी चीज़ों में बहुत बुद्धि होता है लेकिन पढ़ाई में वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, तो उसको पढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार? तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से आप उसको पढ़ा सकते हैं। बार बार एक बार नहीं पढ़ पा रहा, दूसरी 2 बार पढ़ाइए, तीसरी 3 बार पढ़ाइए, सिस्टेमेटिक अनुसार पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड, ऑप्शन ही गलत, अवधारणाओं को जटिल से सरल, मतलब मुश्किल से आसान नहीं, पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण के को माध्यम में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही लग रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है जीन पियाजे के अनुसार, कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु, मानी कि बच्चा किस साल में है उसके अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 20 का। ठीक है, कि बच्चों के अनुसार ही पाठ्यक्रम हो। एक होता है पाठ्यक्रम, एक होता है पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा मतलब क्या पढ़ रहा है, सिलेबस है, और ये पाठ्यक्रम क्या, स्कूल का सारा सिस्टम, सारा निज़ाम जो है उसको पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किया, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वो सोशल, कल्चर और लैंग्वेज को जो है ज़्यादा महत्व देते थे संज्ञानात्मक विकास के मामले में। पहला ऑप्शन क्या है, व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, या अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाना चाहिए, मतलब पहले मुश्किल फिर आसान नहीं। पाठ्यक्रम के बच्चों के आयु व समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की। ये ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर लग रहा है कि पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल का जो सिस्टम होता है, पढ़ाने का जो सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें, ये बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रख कर तैयार किया जाना चाहिए, है ना। ये तीसरा ऑप्शन सही है, 20 नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आप एक शिक्षक हैं, क्वेश्चन देखिए, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रासंज्ञानात्मक कौशल यानी कि वही सोचने की कौशल को विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट माइंड के हिसाब से ज़्यादा, मतलब उसका माइंड ज़्यादा कौशल वाला बन जाए, उनकी सोच थोड़ा अपर लेवल का हो। तो आप इनमें से जो 4 ऑप्शन है, आप इसमें से किस चिंतन को बढ़ावा देने की जो है, मतलब कि क्या आप इन 4 ऑप्शन में से आप क्या करना चाहेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। नंबर 2, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। ये आपका जाकर के सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने, जो संज्ञानात्मक कौशल जो है ना, ये सोच वाली, मतलब सोचने वाले कौशल की बात हो रही है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे जिससे मतलब बच्चा सोचे और अपने माइंड को ज़्यादा ग्रो करे, है ना। तो यही है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आप अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से कुछ करके देखो। तो क्या होगा, बच्चे अगर अपने माइंड के हिसाब से कुछ करेंगे तो उसका माइंड जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, तो 21 नंबर का 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संलीनता के संदर्भ में नहीं है। ऑटिज़म, ये ऑटिज़म क्या है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति होती है, मतलब एक डिप्रेशन टाइप का बच्चा होता है जो मतलब सही से पढ़ नहीं पाता, पढ़ता नहीं या नहीं समझ पाता कुछ भी, है ना। एक प्रकार की बीमारी टाइप का है। ठीक है, बीमारी है नहीं लेकिन बीमारी टाइप का है। ऑप्शन देखिए, संलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। नहीं, संलीनता एक तंत्रिकीय
विकासात्मक विकार है, ये सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 23 का देखते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत मैंने बताया था, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। पियाजे क्या, पियाजे स्टेज बाय स्टेज को मानते हैं, ठीक है, बच्चा जो है अपने स्टेज के अनुसार वो सोचता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, या बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि बच्चा जो है खुद से पढ़ाई वगैरह में रुचि रखे, पढ़ाई से जुड़ा रहे, है ना। हाँ, जब तक पढ़ाई में रुचि नहीं रखेगा तो फिर कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका जा करके सही हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब 24 देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, सही बात है, ठीक है, ये हो गया ट्रू। कारण क्या, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए नहीं। अगर टीचर जो अपने स्टूडेंट से अगर बातचीत से बचेगा, है ना, तो ये नेगेटिव थिंकिंग हो गई ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, कारण आपका गलत हो जाएगा। ए सही है और कारण गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही, 3 नंबर देखिए, ए सही लेकिन आर गलत, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पारस्परिक शिक्षण जो है, पारस्परिक शिक्षण क्या होता है, एक दूसरे से सीखता है, स्टूडेंट टीचर से सीखते हैं, टीचर स्टूडेंट से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखने की जो प्रक्रिया है पारस्परिक शिक्षण इसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पारस्परिक शिक्षण। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है, तो पारस्परिक शिक्षण आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, अभिकथन और कारण। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, एशिया की जो संस्कृति है ना, अलग अलग, हर जगह की अलग अलग संस्कृति होती है। ये क्या, सामाजिक सद्भावना मतलब समाज में एक टाइप का एक माइंड बना रहता है कि यार, मतलब लोग सोचते हैं ना, अगर हम ये करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वही बात है यहाँ पर, उस पर जोर देते हैं। क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है कि अरे यार आप इस तरह कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको, ये सब काम कर रहे हो ना। तो ये संस्कृति, एशिया की संस्कृति में इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। कारण क्या है, भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, गलत बात है भाई। इमोशन जो है, इमोशन, भावनाएं, ये सीखने में भूमिका निभाती है। अगर कोई अच्छे माइंड से पढ़े तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से पढ़ाई को जो है शिक्षा प्राप्त कर पाएगा। अगर टेंशन में लेकर पढ़े कि यार एग्ज़ाम देना है, ये करना हो, तो फिर नहीं पढ़ाई कर पाएगा। तो भावनाएं जो है ये सीखने में भूमिका निभाती है, सीखने में कोई भूमिका निभाती है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं निभाती है, तो आपका कारण गलत हो जाएगा, है ना। तो ए सही और आर गलत, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, ए सही और आर गलत है। 26 का 3 हो गया। अब 27 का देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे स्टेज बाय स्टेज, है ना, याद रखिएगा इस तरह, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, वयस्क मतलब अडल्ट। यहाँ देखिए, आप इंग्लिश भी कभी कभार इंग्लिश से भी सहायता लीजिएगा एग्ज़ाम में। यहाँ देखिए अडल्ट, है ना, यानी कि बच्चे जो है बड़ों से किस प्रकार अलग है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो आपका जो है 27 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ठीक है।
गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। मतलब ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें बच्चा जो है ज़्यादा माइंड का यूज़ करे, है ना। भारत की राजधानी क्या, इसमें ज़्यादा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, दिल्ली। भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य, इसमें माइंड का ज़्यादा जोर नहीं पड़ा। भारत में, भारतीय कुल जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़, माइंड में ज़्यादा जोर नहीं पड़ा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब देने में जो है स्टूडेंट अपना माइंड को जो है ज़्यादा उपयोग कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा क्या कारण है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, समावेशी कक्षाओं। समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, नहीं। समावेशी कक्षाओं में विशेष बच्चे मैंने बताया था, जो विकलांग टाइप के बच्चे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, अलग अलग तरह के जो है ना, विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, समावेशी कक्षाओं में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विविध निर्देश दिए जाते हैं, या समावेशी कक्षाओं बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 28 का 3 वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विविध निर्देश दिए जाते हैं समावेशी कक्षा में, जिसमें हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। अवसर मतलब मौका देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि उदाहरण देनी चाहिए और गैर उदाहरण भी देने चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये आपका हकीकतन ए है, ये सही है। और कारण, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्राप्त करना है, नहीं। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्राप्त करना है, बिल्कुल ये भी सही है। इसलिए कि अगर हम मतलब कोई चीज़ बताएंगे तो उसके विपरीत क्या चीज़ है, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए और इसके विपरीत क्या नहीं करनी चाहिए, दोनों चीज़ों को जो है बताई जाती है। ये बात भी सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि एक जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को, मतलब स्टूडेंट को बहुत सारा मौका देते हैं और पढ़ाते समय मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और गैर एग्जाम्पल भी देते हैं, ताकि गलत धारणा से बच सके, है ना। गलत धारणा से निपटने का एक रचनात्मक तरीका है कि उल्टा उदाहरण दे, ना, विपरीत उदाहरण दे। तो ये सही बात है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।